गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम 6 चैप्टर लाइफ प्रोसेस पढ़ रहे हैं और इसमें हम आज पढ़ेंगे ब्लड, उसके सर्कुलेशन के बारे में। तो ब्लड जो होता है हम लोग जानते हैं किससे मिलकर बना होता है। आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स, इसमें छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं, ये सब साथ में रहती हैं और ये रेड कलर का होता है। अब ये किन चीज़ों को कैरी करता है? एक तो हमारा होता है फूड मटेरियल, फिर ऑक्सीजन, और इसके अलावा होते हैं हमारी बॉडी के वेस्ट मटेरियल्स। ये एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। आप इसको याद कर लीजिएगा, ये रिक्त स्थान में पूछा जा सकता है कि क्या है रक्त, तो हम लिखेंगे एक तरल संयोजी ऊतक या लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। और इसका माध्यम कैसा होता है? ये लिक्विड होता है, तरल होता है इसमें, तो इसे भी और क्या कहा जाएगा? प्लाज्मा। अब इसमें जो व्यर्ज पदार्थ होते हैं, वेस्ट मटेरियल होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, इनको भी ये कैरी करने का काम करता है। अब ऑक्सीजन का वहन कौन करता है? ये आरबीसीज करती हैं, रेड ब्लड कॉर्पसेस, और ये हीमोग्लोबिन से जुड़ जाता है और फिर हमारी बॉडी में सर्कुलेट होता है। तो ये जो पूरा सर्कुलेशन होता है, ये इसको पंप करने की आवश्यकता होती है ना। जैसे एक पाइप में पानी बहता है तो एक प्रेशर होता है, तो वो आगे की ओर फ्लो होगा। अगर नहीं होगा तो पानी तो फिर धीरे धीरे आएगा, है ना। तो इस तरह से एक पूरी बॉडी में इसको घुमाने की आवश्यकता होती है। तो हम उसको आज पढ़ेंगे, और उसको कौन करता है? उसको कंप्लीट करता है हमारा हार्ट। तो पहले हम हार्ट के स्ट्रक्चर को समझेंगे। हम यहाँ पर मनुष्य के हृदय का एक कार्ड दिया हुआ है, तो इस तरह का हमारा हार्ट होता है। अब इसको देखिए, इसकी संरचना किस तरह से बनी हुई है। सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे जो हार्ट होता है मनुष्य का, वो 4 भागों में बटा होता है। पहला होता है ये वाला जो आप पोर्शन देख रहे हैं, ये है दायां आलिंद्य, राइट एट्रियम, और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये है बायां आलिंद या लेफ्ट एट्रियम के नाम से जाना जाता है। इन दोनों आलिंद के नीचे होते हैं 2 निलय। ये जो दोनों निलय होते हैं इनको राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के नाम से जाना जाता है। ये इसके मेन पार्ट्स हो गए। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये कुछ ऐसी वेंस नज़र आ रही है। तो ये पहले मैं आपको इस वाले पोर्शन के बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगी, उसके बाद में इसके बारे में बताऊंगी। तो पहले आप इसको समझिए। यहाँ पर देखिए, आपको एक एरो नज़र आ रहा है ना। तो ये शरीर के ऊपर वाले भाग से महाशिरा, यानी कि जो वेन होती है, वो जैसे हमारा सिर है, हमारे हाथ है, ये ऊपर का जो पोर्शन होता है वहाँ से ब्लड को लेकर आता है ना। इसके साथ साथ शरीर के निचले भाग से महाशिरा द्वारा, है ना। तो हमारे जैसे लेग हुए, हमारे स्टमक हुआ, यहाँ का जो ब्लड होता है वो इस वाली महाशिरा या वैन के द्वारा यहाँ पर आता है। तो ऊपर से भी आ रहा है और नीचे से भी आ रहा है ना, दोनों वेन से यहाँ पर ब्लड इकट्ठा हो रहा है। अच्छा, इसका कलर देख रहे हैं, इसमें कैसा शो हो रहा है? ये ब्लू कलर का दिख रहा है, यानी कि यहाँ पर जो ब्लड आ रहा है वह कार्बन डाइऑक्साइड से युक्त है, इसलिए इसे अनऑक्सीजनेटेड ब्लड कहेंगे या अशुद्ध रक्त भी कहेंगे। यहाँ पर ये आ जाता है, और इसके बाद में ये वाली आप संरचना देख रहे हैं, यहाँ पर ये ऐसे 2 ये दिख रहे हैं। तो ये 2 होने के बजाय यहाँ पर ये जो वाल्व होते हैं, है ना, यहाँ से यहाँ तक ये जो वाल्व होते हैं इनकी संख्या होती है 3, है ना। इसको हम ट्राइकस्पिड भी कहते हैं। अब ये तीनों वाल्व, और इसके बाद में ये वाला जो पोर्शन आ जाता है, ये निलय है। इसकी दीवारें जो होती हैं वो इसकी अपेक्षा थोड़ी सी मोटी होती है, और इसी में हम पूरी मैकेनिज्म को समझेंगे, है ना। तो ये हो गया हमारा इस तरह का पार्ट। अब हम यदि इस तरफ आते हैं तो इसमें देखिए, ये जो कलर शो कर रहा है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है इसमें, जिसे हम शुद्ध रक्त के नाम से भी जानते हैं। और इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन होती है। तो देखिए ये कहाँ से आ रहा है? पहले यहाँ पर ये देखिए, ये क्या है? फुसफुस शिराएं हैं, यानी कि लंग्स से निकलने वाली वेंस हैं। और यहाँ पर ये ब्लड आ रहा है इसके अंदर,
और यहाँ से यहाँ जा रहा है ना। यहाँ जाने के बाद में ये वाली जो वेन होती है जिसे हम महाधमनी के नाम से जानते हैं, इसके द्वारा ये बॉडी में सप्लाई कर दिया जाता है। कौन सा ब्लड? ऑक्सीजन वाला ब्लड महाधमनी के द्वारा पूरी बॉडी में भेज दिया जाता है ना। और ये वाला जो ब्लड होता है अनऑक्सीजनेटेड, इसको कलेक्ट किया जाता है जिसमें CO2 होती है। तो ये कहाँ से कलेक्ट किया जाता है? तो ये कलेक्ट किया जाता है फुसफुस धमनियाँ, यानी कि लंग में जो आर्टरीज पाई जाती है उनके द्वारा इसको लिया जाता है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये दोनों जो आप लोगों को दिख रही है फुसफुस धमनी है, फुसफुस शिरा है। अब इनके द्वारा, अब इसकी मैकेनिज्म क्या होती है हमको ये समझना पड़ेगा, है ना, कैसे इसमें मैकेनिज्म होती है। तो बॉडी के द्वारा जो लिया गया है पूरा ब्लड, जो ऊपर से भी लिया जाता है और नीचे से भी लिया जाता है, वो इनके वेंस के माध्यम से यहाँ पर आ जाता है। कहाँ आ गया है? ये राइट एट्रियम में आ गया है। राइट एट्रियम में आने के बाद में यहाँ पर एक संकुचन होता है। संकुचन होने की वजह से ये जो वाल्व होते हैं, जब प्रेशर पड़ता है, प्रेशर पड़ने की वजह से ये वाल्व जो ट्राइकप्सिड वाल्व कहलाते हैं, ये खुल जाते हैं। और खुलने के बाद में ब्लड कहाँ आ जाता है? वेंट्रिकल में आ जाता है। जब ये वेंट्रिकल में आ जाता है तो फिर ये यहाँ से, है ना, यहाँ भी एक वाल्व नुमा रचना है, यहाँ से ये फिर बाहर की ओर निकल जाता है। अब यदि हम नेक्स्ट देखें, इस वाले पोर्शन को देखते हैं, तो इस वाले पोर्शन में क्या होता है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है कहाँ से आएगा? हमारे लंग्स से आएगा। वो आने के बाद में यहाँ पर लेफ्ट वाले आर्टरी में आएगा, आलिन में आएगा, और यहाँ से भी, यहाँ पे कौन से वाल्व होते हैं? बाइकप्सिड होते हैं, यानी कि द्विबलनीय वाल्व, 2 वाल्व होते हैं। तो यहाँ से फिर ये निलय में आता है, फिर यहाँ पर निलय में संकुचन होगा और उसके पश्चात ये महाधमनी द्वारा हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर दिया जाएगा। तो इस तरह से जो हमारा हृदय होता है, चूँकि यहाँ पे पंप की क्रिया हो रही है ना, पंप से जैसे हम हवा भरते हैं साइकिल में, है ना, तो उस पर प्रेशर डालते हैं और हवा जो होती है वो ट्यूब में चली जाती है ना। तो इसी तरह से यहाँ पर भी जो हमारा हार्ट होता है, आप लोगों ने हार्ट को देखा होगा, एक मुट्ठी नुमा रचना होती है ना, और छोटा सा होता है हमारे। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर यदि हम बॉडी के पोर्शन में देखते हैं तो बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे होता है। अब देखिए, पहला हमारी बॉडी में जो केज होता है, केज मीन्स हमारी रिब्स, जो पसलियाँ होती है, उसके अंदर हमारे फेफड़े होते हैं, है ना। फेफड़े होने के बाद उसके बीच में पीछे की तरफ क्या होता है? हमारा हार्ट, यानी कि बहुत सॉफ्ट पार्ट होता है, इसकी काफ़ी रक्षा करनी पड़ती है। इसलिए हमारी बॉडी स्ट्रक्चर भी भगवान इतनी अच्छी बनाता है कि इसको बाह्य आघातों से रोका जा सके। फिर इसका पूरा ऊपर का जो कवरिंग होता है ना, उसमें भी ऐसा एक लिक्विड भरा होता है, उस लिक्विड से भी इसको धक्के नहीं लगते। ये जो हम अभी स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये तो इसका हमने सेक्शन कट किया हुआ है और उसको हम इसमें समझने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। एक बार इसके नाम फिर से बता देती हूँ। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, है ना। और यहाँ पे अनऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहाँ पर ये ब्लू कलर का, और ये जो पिंक कलर ऑरेंज कलर का दिख रहा है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। फिर इसके बाद में हम आगे देखेंगे इसके बारे में। अच्छा, ये एक चीज़ और बता देती हूँ कि इसका प्रवाह जो होता है एक दिशा में होता है, और ये वाला सर्कुलेशन पूरी बॉडी में हमारे चलता है। अच्छा, इसमें उल्टा नहीं होता है कभी भी। जैसे ये जो ब्लड है ना, ये नीचे की ओर आ रहा है तो नीचे ही आएगा, ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से वापस, क्योंकि जब ये यहाँ से यहाँ आ जाता है तो फिर ये वाल्व वापस बंद हो जाते हैं, है ना। बंद हो जाएगा तो बैक साइड पे कभी भी नहीं जाएगा। अब इसका जो फुसफुस होते हैं उसमें ऑक्सीजन रुधिर में कैसे प्रवेश करती है, इसका सर्कुलेशन भी हम समझेंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जितने भी पक्षी होती हैं और स्तनधारी होती हैं, इन्हें कितनी उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसको बनाए रखना आवश्यक होता है, और शरीर का टेम्परेचर भी इनको मेंटेन करके रखना पड़ता है। उन जंतु जिन्हें इस कार्य के लिए ऊर्जा का उपयोग नहीं करना होता है, शरीर का टेम्परेचर पर्यावरण के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो जो जलचर होते हैं बहुत से, जैसे रेप्टाइल्स जो होते हैं, इनका जो हार्ट होता है वो कितने कोष्ठ का बना होता है? 3 चैम्बर्ड का होता है, और ये ऑक्सीजन
तथा वे ऑक्सीजन रुधिर धारा को कुछ सीमा तक मिलना सहन कर सकते हैं। यानी कि इनके बॉडी होते हैं। अब जैसे यहाँ पर हम एक मछली का भी देख लें तो इसमें कितने हैं, 2 चेम्बर हैं, है ना। रुधिर क्लोम में भेजा जाता है जहाँ से ये ऑक्सीजनेटेड होता है और फिर ये पूरी बॉडी में भेज दिया जाता है। मछलियों में एक चक्र एक बार होता है, रुधिर हृदय में आता है ना। और अन्य कशेरुकियों में यहाँ 2 बार होता है, इसलिए इसे डबल परिसंचरण कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो हमने जैसे एक मछली को ले लिया है या एक हमने क्रोकोडाइल को ले लिया है, तो या हम किसी भी और रेप्टाइल को ले सकते हैं, क्योंकि क्रोकोडाइल में तो 4 चेम्बर्ड होता है ना, वो अपवाद है इसका। लेकिन यहाँ पे मछली ले लो या फिर हम कोई सांप ले लेते हैं, तो उसमें देखते हैं कि उसके अंदर जो हार्ट होता है वो 3 चेम्बर्ड होता है। अब इनमें क्या होता है कि इनको एटमॉस्फेयर के हिसाब से अपना टेम्परेचर मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो इनका जो हृदय में जो ब्लड है वो दोनों गुहाओं में मिल सकता है ना, दोनों जो चैम्बर है उनमें जाके मिल सकता है, तो उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन हमारी बॉडी में ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता है। तो हमारा जो ब्लड होता है वो कैपिलरीज में बहता है। कैपिलरीज में बहने के साथ साथ यह 2 बार पूरे हार्ट का चक्कर लगाता है। तो जो उस चक्कर को हम कैसे समझेंगे, देखिए यहाँ पे 2 चित्र, ये जो चित्र बताया है इसके द्वारा हम इसको को समझ सकते हैं कि जो हमारा हार्ट होता है ये हमारा हार्ट है, यहाँ हमारे फुसफुस है। फुसफुस मतलब लंग्स है, और लंग्स में होती है एल्वेलॉइज होती है, उनकी कोशिकाएं बहुत छोटी छोटी होती हैं और वहीं पे CO2 और O2 और विसरण के माध्यम से दोनों का एक्सचेंज होती है। अब यहाँ पर क्या होता है, ये वाला जो पोर्शन आप रेड कलर में देखेंगे, है ना, ये जो रेड आपको नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे कौन सा है, ऑक्सीजन वाला ब्लड है, ठीक। और यहाँ जो आप ब्लू कलर का देख रहे हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है। अब इनका सर्कुलेशन कैसे हो रहा है, तो देखिए यहाँ पर ये कौन सी है, फुसफुस से यानी कि लंग से आने वाली वैन है, और यहाँ पर ये शरीर को, यहाँ पर जब ये ऑक्सीजनेट हो जाता है, मैंने अभी आपको उसमें हार्ट की डायग्राम में समझाया कि यहाँ ऑक्सीजनेट हो जाता है पूरा ब्लड आने के बाद में, तो ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, ये फिर महाधमनी द्वारा पूरी बॉडी को सप्लाई कर दिया जाता है ना। और ये कहाँ से आ रहा है, हमारे लंग्स से आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे गैस एक्सचेंज हो गया, हमको ऑक्सीजन मिल गई। ऑक्सीजन जब लंग्स से मिली तो यहाँ हमारे हार्ट में आई और हमारे हार्ट ने इसको पंप कर दिया। नेक्स्ट, अब हमारी बॉडी में जितना भी जब ऑक्सीजन आ गई है, जब वो हमारी सेल में जाएगी तो वहाँ पे वो ATP का ब्रेकडाउन करेगी, है ना, तो CO2 निकलेगा। जो हमने भोजन बना के रखा है एनर्जी वाला, हम पहले समझ चुके हैं इस चीज़ को। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, CO2 निकल रही। अब वो CO2 जो है वो कोशिकाओं के माध्यम से ब्लड में मिल गई है। अब वो ब्लड के माध्यम से वो CO2 फिर वापस हमारे हार्ट में आ रही है, हार्ट की पंपिंग हो रही है। पंपिंग होने के बाद देखिए ये वापस से कहाँ पर जा रही है, लंग्स में जा रही है, और लंग्स में जाने के बाद ये यहाँ से बाहर कर दी जाएगी। तो ये जो पूरी प्रोसेस है ये 2 बार हो रहा है ना, हमारा ब्लड घूम रहा है, इसलिए हम डबल सर्कुलेशन इसको कहेंगे, डबल ब्लड सर्कुलेशन। अब आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि ये जो दोनों वेन्स है यहाँ जाके मिल जाती है पतली पतली कैपिलरीज में। जैसे हमारी बॉडी में जो वेन्स हैं या आर्टरी हैं, बाद में जाके छोटी छोटी कोशिकाओं में बढ़ जाती हैं, उन्हें हम केशिकाएं कहेंगे, कैपिलरीज कहेंगे। और यहाँ पर जाके ये जो जहाँ पर ऑक्सीजन मिल रही है वहाँ से उसको ले लेंगे और ऑक्सीजन को दे देंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेती है कौन, जो छोटी छोटी केशिकाएं होती हैं, इस तरह की रचनाएं होती हैं। अब यहाँ पर हमारा ब्लड प्रेशर भी हमको बताया है कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। तो रुधिर वाहिनियों में भित्ति में एक विरुद्ध दाब लगता है जिसे हम रक्त दाब के नाम से जानते हैं। मतलब जो हमारी बॉडी में जो आर्टरी है और जो वेन है उनमें ब्लड बहता है, तो उस पर एक प्रेशर लगता है ना। अब यहाँ पर एक वर्ड आया है, मैं थोड़ा सा इसका मीनिंग और आपको बता देती हूँ। ये जो ब्लड बह रहा था, इसमें एक चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखना है, यहाँ पे धमनियाँ लिखा है और यहाँ पे शिराएं लिखा है। तो अब आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि शिराएं जो होती है उनमें क्या होता है, अनऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना, और धमनियों में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। लेकिन चूंकि ये किससे जुड़ी होती है, लंग्स से, तो इनमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है कि यहाँ की जो आर्टरी है यहाँ पर जो होता है वो वाला
CO2 वाला ब्लड होता है, जबकि इसमें क्या होता है, O2 होता है ना, ऑक्सीजन वाला होता है। बाकी होल बॉडी की जो आर्टरी होती है उनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और जो इसकी धमनियाँ होती हैं उनमें तो ऑक्सीजनेटेड होता है, और जो वेंस होती है उनमें CO2 वाला होता है। पूरी बॉडी में आप देखेंगे तो, लेकिन सिर्फ जो लंग्स से आ रही हैं उनमें ये डिफरेंस हो जाता है। तो ये डिफरेंस आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे, अभी आपके सिलेबस में नहीं है, बट आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने आपको ये बताया है। अब इसके बाद में देखिए, यहाँ पर दाब शिराओं पे अपेक्षा धमनियों पे बहुत लगता है। तो जो शिराएं होती हैं जिसमें CO2 बहता है वो कम प्रेशर से बहता है, लेकिन जो हमारी आर्टरी होती है जिनमें O2 होता है, ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है, उन पे बहुत अधिक प्रेशर होता है ना। आप लोग देखेंगे तो आपकी ये जो स्किन है यहाँ पर ग्रीन कलर की ये वेंस आपको नज़र आ जाएंगी, लेकिन हमें आर्टरी नहीं दिख रही है, वो काफ़ी अंदर की तरफ होती है, उन पे प्रेशर भी बहुत होता है। और जो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक प्रेशर जो बन रहा है उसी को हमको समझना है कि वो क्या है। तो धमनी के अंदर रुधिर का जो प्रेशर है वो किससे बनता है, वेंट्रिकल, निलय से। उसमें क्या होता है, संकुचन होता है। संकुचन के दौरान प्रंकुचन दाब और निलय शथुलन अवस्था के दौरान धमनी के अंदर का दाब अनुशीतलन दाब कहलाता है ना। अब इसमें ये 120 mm होता है, कौन सा वाला, प्रकुंचन दाब, यानी कि सिस्टोलिक जो प्रेशर होता है 120 mm होता है, और डायसिस्टोलिक यानी कि अनुशीतलन दाब जो होता है वो 80 mm Hg का होता है। अब ये पूरी प्रोसेस कैसे होती है इसको हम समझेंगे। ये देखिए हमारी बॉडी में क्या दिखा रखे हैं, यहाँ पर ये हमारा ब्लड फ्लो हो रहा है ना हमारी आर्टरी में। अब यहाँ पर ये वाला जो आप एक अपरेटस देख रहे हैं इसका नाम है स्फिग्नोमेनोमीटर। इसका उपयोग ब्लड प्रेशर को मापने में किया जाता है। यहाँ पर इसमें एक ये बल्ब लगा होता है जिसमें हवा भरी होती है, इसके साथ एक नॉब भी दिया हुआ है स्क्रू जैसा जो घूम जाता है, और ये एक पाइप है, और ये इसका कफ है जिसमें हवा भरी जाती है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं स्टेथोस्कोप है जो डॉक्टर कान में लगाते हैं, उसे स्टेथोस्कोप कहा जाता है। और ये वाला जो पोर्शन है इस स्फिग्नोमेनोमीटर का, या इसे हम BP अपरेटस के नाम से भी जानते हैं, इसमें एक ये गाज होता है, गैस बोलेंगे इसको, ये जुड़ा हुआ होता है। और इसके अंदर ये जो रचना देख रहे हैं यहाँ पर पारा होता है, थोड़ा सा पारा भरा होता है जैसे थर्मामीटर में होता है उसी तरह का। तो यहाँ पर हमारी कोहनी से थोड़ा सा 2 उंगल ऊपर इस पट्टी को बांध दिया जाता है जिसे हम कफ कहते हैं। अब ये वाला जो पोर्शन होता है इससे हवा को दबाया जाता है, तो इसमें क्या होता है, हवा भरने लगती है। हवा भरने के कारण जो हमारा हाथ है उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है। ये जैसे हमारी कोहनी है, इसको हम 2 उंगल छोड़ देंगे और यहाँ पे हमने कफ लगाया है, तो कफ में जैसे जैसे हवा भरेंगे तो हमारा हाथ दबता है। जब हमारा हाथ दबता है तो उस समय क्या होता है, ये जो गाज होता है इसमें यहाँ पे जो पारा भरा है ये ऊपर की ओर चढ़ने लगता है, तो ये 160-180 तक ऊपर चढ़ जाता है। फिर क्या किया जाता है, जो भी डॉक्टर इसको करते हैं तो वो यहाँ से इस नोब को धीरे धीरे खोलते हैं, तो हवा का प्रेशर कम होता है, फलस्वरूप इसमें से भी हवा कफ में से भी कम हो जाती है ना। फिर क्या होता है कि ये जो होता है ना इसका पारा, उसका पॉइंट नीचे धीरे धीरे गिरने लगता है। अब यहाँ पे उस समय क्या करते हैं, जो डॉक्टर होते हैं वो स्टेथोस्कोप को पहले ऐसे टच करके देख लेते हैं कि हाँ आवाज़ आ रही कान में लगा के, और उसको अब हमारी कोहनी पे भी रख देते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, जब ये वाली स्थिति थी ना तब हमारी जो धड़कन है वो बंद हो जाती है, मतलब हमको सुनाई नहीं देती। लेकिन इस स्थिति में जब पारा नीचे गिरने लगता है हमारी धड़कन चालू हो जाती है। अब क्या होता है, नीचे आते आते ये फिर जहाँ ऊपर रुका था वहीं से नीचे आते आते जैसे 120 पे, तो 120 से जब धीरे धीरे हम इसका नॉब और खोल देंगे तो ये नीचे की ओर आ जाएगा। जब ये नीचे आता है तो 80 पर आकर रुकता है। रुकने के बाद में हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि हमारा ब्लड प्रेशर कितना है ना। मोस्टली यदि 80-120 को नॉर्मल माना जाता है, 80 या 70 से कम होता है तो लो बीपी कहलाता है। यदि 120 से ज़्यादा होता है, 140, 160, किसी का और ज़्यादा हो जाता है तो इसे हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। यानी कि ये जो
प्रेशर है ये हमारी कोशिका पे पड़ने वाला दबाव है। जब हम बहुत ज़्यादा चिंता की स्थिति में होते हैं, किसी परेशानी की स्थिति में होते हैं या हमारा ब्रेन फंक्शनिंग नहीं करता है प्रॉपर, तो उस स्थिति में हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और जिनको कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा होती है जिनकी बॉडी में, उनमें भी यह बढ़ा हुआ होता है। इसको हिंदी में अति तनाव के नाम से जानते हैं। ये धमनियों का सिकुड़ना है, इससे रक्त प्रवाह का प्रतिरोध बढ़ जाता है और बहुत ज़्यादा जब बढ़ जाता है तो हमारी धमनी फट सकती है और आंतरिक रक्तस्राव भी इसमें हो सकता है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे नलिका या रुधिर वाहिकाओं के बारे में जिनमें हमारा ब्लड बहता है। तो दो तरह की मैंने अभी आप लोगों को बताई थी, धमनी और शिरा, है ना। तो हो सकता है आप वहाँ पे कंफ्यूज हो, तो वो कंफ्यूजन भी वापस से मैं आपका दूर कर देती हूँ। मैं दोनों में आपको डिफरेंस कर करके बताऊंगी कि धमनी क्या होती है, आर्टरी क्या होती है और वेंस क्या होती है, है ना। तो इसको हम फिर से समझ लेते हैं कि धमनी या आर्टरी वे रुधिर वाहिकाएं होती हैं जो हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक रक्त को ले जाती है। और यह मोटी भित्ति वाली होती है और लचीली होती है, यानी कि इनकी जो लेयर होती है, जिस पाइप में ये बहती है, एक तरह से पाइप समझ लीजिए, एक धमनी वाला पाइप है और एक शिरा वाला पाइप है ना। तो जो धमनियाँ होती हैं इनकी भित्ति मोटी होती है, लचीली होती है और ये हृदय से हाई ब्लड प्रेशर निकलता है, इनमें उच्च दाब होता है और विभिन्न अंगों से रुधिर एकत्रित करके वापस हृदय में लाती है। नहीं, ये शिराओं का हो गया है। पहले अभी हमने ये वेंस पढ़ लिया है। अब वेन का क्या काम होता है, ये विभिन्न भागों से, है ना। हमारे हार्ट से तो धमनी में जो है विभिन्न अंगों तक ब्लड को ऑक्सीजन वाला पहुंचा दिया। अब यहाँ पे जो शिराएं होंगी वो पूरी बॉडी से CO2 वाला रक्त को कलेक्ट करके लेकर आएंगी, है ना। इसमें किसी भी ब्लड प्रेशर की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि इसमें एक ही दिशा में प्रभावित करने के लिए वाल्व होते हैं। तो जो शिराएं होती हैं इनकी भित्ति कैसी होती है, पतली होती हैं। जैसे धमनी की हमने मोटी देखी ना, तो शिराओं की पतली होती है, लेकिन इसमें क्या खासियत होती है कि वाल्व लगे होते हैं। जैसे रक्त आगे बढ़ गया तो वो वापस बैक में नहीं जाएगा। CO2 वाला रक्त यदि आगे चले गया तो फिर उसके वाल्व बंद हो जाते हैं, यानी कि धमनियों के अंदर वाल्व प्रेजेंट होते हैं, शिराओं के अंदर वाल्व प्रेजेंट होते हैं। अब ये किसी अंग या उत्तक में पहुंच जाती हैं तो धमनियाएं जो होती हैं वो छोटी छोटी वाहिकाओं में विभाजित हो जाती है, जिससे सभी कोशिकाओं का रुधिर से संपर्क हो सके। सबसे छोटी कोशिकाओं की भित्ति एक कोश की मोटी होती है और यहाँ आसपास की कोशिकाओं के मध्य पदार्थ का विनिमय इसी पतली भित्ति के द्वारा होती है। मतलब ये तो थोड़ी मोटी भित्ति आ रही है धमनी की, लेकिन जब ये कोशिकाओं में बंटने लगती है तो यहाँ पर इनकी भित्ति कैसी हो जाती है, पतली होने लगती है और ये आसानी से जो भी पदार्थ है इनको एक्सचेंज करना होता है उसको ये कर सकती हैं। तो ये हमारी धमनी और शिराओं में अंतर कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में आ जाता है प्लेटलेट्स द्वारा अनुरक्षण, है ना। अच्छा, ये जो हम धमनी और शिरा पढ़े हैं तो बस वो लंग्स वाला ध्यान रखना कि अगर लंग्स से निकल रही है तो वहाँ जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, है ना। अब प्लेटलेट्स क्या होता है, जो ब्लड होती है, ब्लड के अंदर छोटी छोटी और भी कोशिकाएं होती हैं जो कि रक्त का थक्का बनने के काम में आती है। किसी वजह से हमारी चोट लग जाती है, हमारा खून बहना शुरू हो जाता है, तो उसको रोकने का काम यही प्लेटलेट्स करती हैं। और ये जो प्लेटलेट्स होती है ना, आप लोगों को बताएं कि मलेरिया हो जाता है उस समय इसकी बहुत अधिक बॉडी में कमी हो जाती है। कौन सा मलेरिया, फल्सीपेरम मलेरिया भी 4 प्रकार का होता है, उनमें से एक होता है फल्सीपेरम। उसमें क्या होता है, 72 घंटे में बुखार आता है। तो आप लोगों को यदि कभी ऐसा लगता है कि हमें मलेरिया है तो उसका टेस्ट जरूर करवाना चाहिए, क्योंकि कई बार गंभीर स्थिति हो जाती है और प्लेटलेट्स जो होती हैं वो कम होने लगती हैं। तो ये हो गई हमारी प्लेटलेट्स जो कि हमारी बॉडी में रक्त का थक्का जमाने के काम में आती हैं। उसके बाद में लसिका, ये भी हमारे ब्लड का एक भाग होता है। इसमें से RBC को अलग कर दो ब्लड में से, तो जो शेष बचा हुआ पोर्शन रहता है वो लसिका के नाम से जाना जाता है। इसमें प्लाज्मा होता है, प्रोटीन होता है ना। फिर अब रुधिर कोशिकाएं बाहर निकलकर उत्तक के अंतर कोशिकीय अवकाश में आ जाते हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि जिन कैपिलरीज में ये बह रही है उनसे ये निकलकर बाहर आ जाते हैं और जो बाहर जो टिश्यूज़ होते हैं,
टिश्यू के पास में थोड़ा थोड़ा स्पेस रहता है, उनमें जाकर ये भर जाते हैं, तो ये रंगहीन होते हैं और इनमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होता है। अब ये जो भरे हुए अंतरकोशिकीय अवकाश में भरी हुई लसिका होती है, ये लसिका कोशिकाओं में चले जाती हैं। जैसे हमारी पूरी बॉडी में ब्लड का सिस्टम है, ऐसे ही लसिका का भी सिस्टम पूरा बना हुआ है। उसकी भी छोटी छोटी वाहिकाएं होती हैं और वो भी पूरी बॉडी में फैली होती हैं, है ना। एक तरह का ये ब्लड ही होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये उन कैपिलरीज को पार करके अंतरकोशिकीय अवकाश से वो लसिका तंत्र में चले जाता है। और फिर उसके बाद में ये बड़ी लसिका वाहिनी बनाती है और अंत में बड़ी शिरा में खुल जाती है। पचा हुआ तथा शुद्रांत द्वारा अवशोषित वसा का वहन भी इसी लसिका के द्वारा होता है। यानी कि जो हम फैट खाते हैं, घी तेल चिकनाई, उसको कौन कैरी करती है? लसिका कैरी करती है। और इसके तरल को बाह्य कोश के अवकाश में वापस रुधिर में ले जाया जाता है ना। तो आज हमारा इतना कंप्लीट हो चुका है कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है। आज हमने पहले ब्लड के बारे में पढ़ा है, ब्लड के साथ में हमने हार्ट का स्ट्रक्चर समझा है कि हार्ट का स्ट्रक्चर कैसे होती है और इसकी मैकेनिज्म कैसे होती है ना। फिर उसके बाद में हमने इसमें कैसे लंग्स के द्वारा पूरा ये सर्कुलेशन जो सिस्टम है हमारी बॉडी का, जिसे हम दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं, इसको हमने समझा। और फिर ब्लड प्रेशर को भी हमने जाना। ब्लड प्रेशर के बाद में रुधिर वाहिकाओं के बारे में जाना कि कौन कौन सी होती हैं। फिर प्लेटलेट्स के द्वारा समझा और हमने उसके बाद में लसिका को समझा। तो मुझे लगता है आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो अब हम इसको कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट चैप्टर में हम आगे जो पादपों में परिवहन है उसको पढ़ेंगे और समझेंगे। जिस तरह से हमारी बॉडी में सर्कुलेशन हो रहा है, उसी तरह से पौधों में भी सर्कुलेशन होता है, बस माध्यम अलग होता है। हमारी बॉडी में माध्यम ब्लड है, तो आगे हम पढ़ेंगे कि पादपों में परिवहन का माध्यम क्या है। ओके, बाय।